Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Ajmal Jat and welcome to my class. In this video, we are going to discuss very important topic strain energy in deformed material. स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में आपने डिस्कस किया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, देन आपने देखा कि उसकी इलास्टिसिटी क्या है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो स्ट्रेन एनर्जी है वो क्या है। अगर हम किसी भी पार्टिकल को डिफॉर्म करते हैं, पार्टिकल को पे फोर्स लगा के उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, उसके अंदर हम इलास्टिक लिमिट लेके आते हैं, उसकी शेप को हम डिफॉर्म करते हैं, तो उसमें कितनी एनर्जी हमें लगानी चाहिए, उस एनर्जी को हम मेजर कैसे करते हैं और उस एनर्जी की वजह से कितनी स्ट्रेन आती है, कितनी उसमें चेंजिंग आती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए स्टूडेंट आपने अक्सर लैब में देखा है, शाहीन की लैब में आपने देखा है कि इसी तरह की दो वायर रूफ के साथ इस तरह हैंग की होती है, जिसके साथ आपने एक सीरियल्स अपरेटस यूज़ किया होता है। ठीक है, ये जो दो लेंथ आपको वायर की नज़र आ रही हैं ऊपर से फिक्स होती हैं, नीचे यहाँ पे हमने एक सीरियल्स अपरेटस यूज़ किया हुआ है जिसको हम यंग मॉडुलस एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे वेट इंक्रीज करते हैं, लोड लगाते हैं, नीचे फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से लेंथ के ये जो पार्टिकल है आप देख रहे हैं ये स्ट्रेच होते हैं, इसमें चेंजिंग आती है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें जब फोर्स लगाते हैं डाउनवर्ड तो इसके पार्टिकल का डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है, ये लेंथ इसमें चेंज होती है। आप आयरन वायर ले लें या आप फिर जो कोई भी वायर ले लें, तो कोई भी बॉडी होगी उसमें चेंजिंग ज़रूर आएगी, सेंटीमीटर में आ जाए, मिलीमीटर में आए, उसकी लेंथ में कितनी चेंजिंग होती है, कितनी फोर्स लगाने से, उसको हम कहते हैं कि हमने कितनी एनर्जी उस पर लगाई, उसको हम कहते हैं टेंसाइल टेस्ट मशीन भी कहते हैं। और या फिर हम इसको कहते हैं कि हमारे पास एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी है इन डिफॉर्म मटेरियल। किसी भी मटेरियल को आप डिफॉर्म करते हैं तो उसमें जो एनर्जी लगानी पड़ती है, उस पर जो वर्क डन करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी। उस एनर्जी को हम मेजर करेंगे एक ग्राफ की मदद से। तो स्टूडेंट ये आपके पास ऑपरेटर होता है, यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे एक ड्रॉप्स होता है वाटर का जो लेवल होता है, जिसकी मदद से हम देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ये डिस्कस करना है कि हमारे पास जो स्ट्रेन एनर्जी वो क्या है। स्ट्रेन एनर्जी का जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी, ड्राइव द रिलेशन फॉर स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल फ्रॉम ग्राफ। ग्राफ की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्ट्रेन एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो ये कर लेते हैं, द वर्क डन इन डिफॉर्मिंग द मटेरियल which is stored in the form of potential energy is called strain energy। स्टूडेंट हम क्या करते हैं, जैसे इस पे वर्क करते हैं तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। द वर्क इज डिफॉर्मिंग द मटेरियल विच इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जिस तरह आप एक स्प्रिंग को आप खींचेंगे या कंप्रेस करेंगे तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आती है, वो उतनी आएगी जितनी आप उस पर वर्क डन करेंगे। जिस तरह आप एक रबड़ को देख रहे हैं, एक रबड़ को आप साइडों से स्ट्रेच करते हैं तो इसके अंदर देखिए पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, छोड़ेंगे तो दोबारा अपनी मेन पोजीशन पे आएगा। तो इसके अंदर जो एनर्जी आती है उसके लिए हमने रिलेशन ड्रा करना है, और इन पार्टिकल के लिए यंग मॉडुलस को फाइंड करने के लिए हम जो इक्वेशन निकालेंगे, इनकी जो फोर्स है, इनकी जो लेंथ है वो कितनी हम यूज़ करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम स्टूडेंट देखते हैं कि हमारे पास एक वायर है, ठीक है, जिसका वन एंड जो फिक्स है, दूसरे एंड पे हम वेट को या लोड को रखेंगे, फोर्स लगाएंगे डाउनवर्ड। जब इसमें फोर्स लगाएंगे तो इसकी लेंथ में जो चेंजिंग आएगी डेल्टा एल, आपने देखा था ना कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन है ये वाली, लेंथ में जो चेंजिंग आती है, इसको हम मेजर करते हैं। कंसीडर अ वायर हुज वन एंड इज अटैच्ड टू द फिक्स्ड स्पोर्ट एंड stretch vertically connected a weight at its lower end which is act as a stretching force। यहाँ पे हमने एक एंड को फिक्स किया, दूसरे एंड पे हमने क्या रखा है, एक वेट लगाया, जिसकी वजह से ये लायर में टेंशन आई है, स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है, इसमें चेंजिंग आई है इसकी लेंथ में। द एक्सटेंशन आई जो लेंथ है, ये लेंथ को आपने आई बोलना है, L1 बोलना है, स्मॉल बोलना है, ऑफ द वायर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेचिंग फोर्स। जैसे जैसे स्टूडेंट हम इसमें फोर्स को इंक्रीज करते जाएंगे, स्मॉल वेट है, बड़ा वेट लगाएं, उससे बड़ा वेट लगाएं, तो इसकी फोर्स में चेंजिंग आ रही है, ये एक वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, फोर्स चेंज हो रही है तो उसकी लेंथ में भी चेंजिंग आ रही है। द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन एक्सटेंशन
एल और स्ट्रेचिंग फोर्स एफ। हम क्या करेंगे कि जितना हम फोर्स लगा रहे हैं और उसमें जितनी लेंथ में चेंजिंग आ रही है उसके दरमियान में एक ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, वर्क को कैलकुलेट करेंगे उसके एरिया की मदद से, जो ग्राफ का एरिया बनेगा, जिसको मैं यहाँ पे आपको एक ग्राफ शो कर रहा हूँ। स्टूडेंट ये एक ग्राफ है जो एल के अलोंग है, ये आपके पास एल लेंथ और ये आपके पास फोर्स को आपने अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिया हुआ है और एक्स एक्सिस के अलोंग आपने लिया हुआ है लेंथ को, क्योंकि लेंथ इंडिपेंडेंट है ऑन फोर्स। ओके, यहाँ पे ज़रा देखें कि आप किसी भी बॉडी को स्टूडेंट अगर फोर्स लगाते हैं डाउनवर्ड, उसकी लेंथ में चेंजिंग आती है। शुरू में क्या होता है, यहाँ पे ज़रा देखेंगे जितनी फोर्स लगाएंगे उतनी लेंथ में चेंजिंग आएगी, तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है जिसको आपने पढ़ा था कि ये एक प्रोपोर्शनल लिमिट है, ये एक कांस्टेंट लिमिट है, ये यहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड है। ये आपने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था कि स्ट्रेस जितनी हमने स्ट्रेस फोर्स लगा रहे हैं उतना ही उसमें लेंथ में चेंजिंग आ रही, उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें ये एक नॉन प्रोपोर्शनल एरिया है क्योंकि यहाँ पे कर्व फॉर्म बन रही है ग्राफ की। ओके, अब स्टूडेंट जो मेन पॉइंट ये है कि हमने यहाँ पे क्या किया, पहले फोर्स लगाई फोर्स 1, फिर हमने ज़्यादा वेट किया फोर्स ज़्यादा लग गई, फिर ज़्यादा वेट बढ़ाया फोर्स ज़्यादा लगी। इसका मतलब फोर्स वेरी कर रही है, फोर्स चेंज हो रही है, कांस्टेंट फोर्स नहीं है, ठीक है। जैसे हमने फोर्स लगाई लेंथ में चेंजिंग आई, उसका ग्राफ तो बन गया ये वाला। लेकिन अब फोर्स चेंज हो रही है, चेंज फोर्स अगर हो रही हो तो उसके लिए हम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, उसके लिए हमें कुछ नया रूल यूज़ करना होगा। उसके लिए आपने देखा है कि हम उसको स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखें ज़रा, फोर्स चेंज हो रही है, यहाँ पे फोर्स चेंज हो रही है, ऐसे कांस्टेंट फोर्स होती तो हम रिजल्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पे फोर्स चेंज हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसको स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड किया फोर्स को। इतना स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड करना है, ये ज़रा देख रहे हैं आप कि उस स्मॉल पार्टिकल में जो लेंथ चेंजिंग आई है उस लेंथ में जितनी फोर्स लगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। आपने क्या करना है स्टूडेंट, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल में इसमें डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें फोर्स चेंज हो रही है। कोई भी बॉडी अगर चेंज हो रही है तो आप उसमें स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड करते हो, ठीक है। तो इसमें अपने फोर्स ये पार्टिकल, ये जो आपके पास लेंथ 1 के लिए जो फोर्स है वो ये है, इसको स्मॉल पार्टिकल में आपने डिवाइड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये मैंने एक स्मॉल लेंथ को डेल्टा एक्स ले ली है, ठीक है, ये अलोंग ओ जी के अलोंग है, और तो इसमें जो फोर्स लग रही है वो एक कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है। तो इसको हम ये हमारे पास क्या है जी, बेस है, और ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसके मुताबिक आप देखें ज़रा किसका, अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये वाला एक एरिया रेक्टेंगुलर शेप में बन जाएगा, ये वाला एक एरिया ट्राइंगल बन जाएगी, ठीक है। ये ट्राइंगल जिसको हाफ बेस लेंथ और क्या कह सकते हैं कि विड्थ उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब ज़रा देखें ये एक ग्राफ बन रहा है तो एक रेक्टेंगुलर शेप बन रही है, तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, इस पे जो फोर्स और इसकी जो एनर्जी है उसको फाइंड कर सकते हैं इस ग्राफ की मदद से। ये जो ट्राइंगल्स बन रही हैं, ओके, ट्राइंगल के लिए जो एरिया है उसको हम डिस्कस करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। लेट अस फाइंड द वर्क डन ऑन द वायर व्हेन एक्सटेंशन इज I1 एंड L1 एंड फोर्स इज F1। स्टूडेंट जब हमारे पास F1 ये वाली फोर्स जितनी लगाई उस तार पे वेट फोर्स वेट की मदद से, और उतनी जितनी इसमें लेंथ में चेंजिंग आई, उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्क डन फाइंड करते हैं। वर्क डन फाइंड करने का फार्मूला क्या है जी, इसमें जो टोटल वर्क होगा, वर्क का फार्मूला इसमें आपने पढ़ा था ना कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, वर्क का ये फार्मूला है। तो जितनी आप फोर्स लगाएंगे उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, उसमें जो वर्क होगा वो इसका जो एरिया होगा, ये आपको जो एरिया नज़र आ रहा है कंप्लीट जी रेक्टेंगुलर शेप में या ट्राइंगल शेप में, इसकी हम मदद से फाइंड करेंगे। तो वर्क डन इक्वल है एरिया ऑफ AOAB। तो वो आपके पास क्या स्टूडेंट, ये है AOB, ठीक है। ये आपके पास एक ट्राइंगल का एरिया नहीं बन रहा, ज़रा देखें AOBA, ठीक है, AOB, ये आपके पास एक ट्राइंगल का एरिया बन रहा है। ये आपने एक वर्क निकालना है, फोर्स अपवर्ड और डिस्प्लेसमेंट इस साइड पे, तो आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है ये वाली एक ट्राइंगल ये, ठीक है। इसके लिए जो इसका एरिया है उसको फाइंड करने का हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, ट्राइंगल का जो एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला पढ़ा था हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड। क्या आपने फार्मूला पढ़ा था ना, हाफ विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो इसमें ज़रा देखें ये इसका बेस है, ये इसका अल्टीट्यूड है AB।
तो इसमें आप इसके लिए इक्वेशन निकाल पुट कर दो, मसलन कि वर्क इज इक्वल टू हाफ ओ ए आपके पास ये वाला स्टूडेंट, इसकी बेस, और ए बी आपके पास ये है जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी, ओ ए मल्टीप्लाई बाई ए बी। ओके, अब ज़रा ये देखें ओ ए आपके पास किसके इक्वल है, L1 के, और ओ बी किसके इक्वल है स्टूडेंट, ये वाला ए बी ये आपके पास इक्वल है F1 के। तो इसकी जगह पे आप वैल्यू पुट कर दें, तो ओ ए की जगह पे F1 लिख दिया और ए बी की जगह पे आपने I1 लिख दिया। ठीक है, ओ ए की जगह पे आपने I1 और L1 और ए बी की जगह पे आपने F1 लिख दिया। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई जिसको आपने इस फॉर्म में लिख लिया, वह हाफ F1 और L1। ये आपके पास स्टूडेंट वर्क डन के लिए फार्मूला है। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द वायर। जितना आप इस वायर पे वेट की मदद से फोर्स लगाएंगे उतना इसके अंदर जो वर्क डन हो जाएगा, जो वर्क आएगा वो उसको आप इस फॉर्म से, इस इक्वेशन के मदद से आप फाइंड कर सकते हो, जिसको आप मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। इस वर्क डन को आप पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हो। जाहिर है जितना वर्क लगाओगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी ना। आप स्प्रिंग को जितना ज़्यादा खींचोगे, जितना ज़्यादा वर्क लगाओगे उसके अंदर उतनी ही स्ट्रेच आएगा, उतनी ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगा जो दोबारा उसको रिस्टोरिंग करेगा। ये अगर इस फॉर्म में आपके पास फोर्स गिवन हो, न्यूमेरिकल में लेंथ गिवन हो और आपने उसका वर्क फाइंड करना है या पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब स्टूडेंट अगर हमारे पास मॉडुलस इलास्टिसिटी की फॉर्म में आ जाए इक्वेशन, जिसका हमने फार्मूला पढ़ा था इलास्टिक मॉडुलस का, कि स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशो। ठीक है, इट इज़ अ रेशो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। मैंने जैसे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इलास्टिक मॉडुलस सॉलिड पार्टिकल जो कॉपर की तार है या लोहे की तार है, इनकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू रबड़, एज कंपेयर टू प्लास्टिक, पॉलीथीन या नायलॉन। ओके, ये रबड़ की जो मॉडुलस इलास्टिसिटी ये कम है। ठीक है, वो कैसे कम है स्टूडेंट, ज़रा ये देखिए फार्मूला क्या शो कर रहा है। स्ट्रेन आपने देखा ना, लेंथ में चेंजिंग आ रही है। जिसका स्ट्रेन ज़्यादा होगा, अगर आपने फोर्स आपने फॉर एग्जांपल ये 100 स्ट्रेस लगा दिया, स्ट्रेस स्टूडेंट कितना लगाया है 100%, ये कांस्टेंट रखना है। रबड़ की बात कर रहा हूँ मैं। रबड़ पे अगर आप 100% लगाते हैं स्ट्रेस, रबड़ में जो चेंजिंग आएगी, स्ट्रेन इंक्रीज होगा ना, रबड़ में ज़्यादा चेंजिंग आती है, आपको पता है, एज कम्पेयर टू लोहा आयरन की मदद से निस्बत। तो जब रबड़ में ज़्यादा चेंजिंग आए तो उसकी इलास्टिसिटी देखो एक दूसरे का इन्वर्स रिलेशन है। स्ट्रेन इन्वर्स रिलेशन है इलास्टिक मॉडुलस की। तो स्ट्रेन जिसमें ज़्यादा होगा उसकी इलास्टिक मॉडुलस कम होगी। तो रबड़ की इलास्टिक मॉडुलस कम होगी क्योंकि उसमें स्ट्रेन ज़्यादा आता है, उसकी लेंथ में ज़्यादा चेंज होती है जब आप खींचते हो तो। ओके, आयरन में आप फोर्स लगाएंगे लोहे में तो स्ट्रेस उतना ही अगर लगाएं जितना रबड़ पे लगाया था, तो उसमें स्ट्रेन कम प्रोड्यूस होगा। स्ट्रेन कम होगा तो इलास्टिक मॉडुलस उसकी ज़्यादा है। ओके, तो अब इसके लिए स्ट्रेस के लिए फार्मूला क्या पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेन के लिए आपने क्या निकाला था, लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ। ये आपने इक्वेशन पुट कर दी। यहाँ से आप ये जो एल को आप ऊपर ले आएगो, ठीक है, ओवर का ओवर है, नीचे वाला एल ऊपर आ गया, तो आपके पास इक्वेशन आ गया F1L डिवाइडेड बाय ए और L1 आ गई, स्मॉल L1 आ गई। ये आपके पास स्टूडेंट इलास्टिक मॉडुलस है। अगर आपके पास लेंथ गिवन हो, ओरिजिनल लेंथ गिवन हो, चेंज इन लेंथ गिवन हो, फोर्स गिवन हो, एरिया गिवन हो उस वायर का, तो आप उसकी इलास्टिक मॉडुलस इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर स्टूडेंट बात करें कि ये जो रिजल्ट आया हमारे पास, दिस इज द रिजल्ट फॉर स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल। ये वाला आपके पास रिजल्ट है कि डिफॉर्म मटेरियल में जो एनर्जी स्टोर हुई है उसके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप इस तरह भी लिख सकते हो, जो आपके पास है कि आपके पास F1 की जो वैल्यू है, आपके पास ये इक्वेशन है ना, यहाँ पे आप F1, ये वाला जो आपके पास F1 लिखा है, यहाँ से आपने F1 की इक्वेशन निकाला है। ठीक है, ये F1 की आपने यहाँ से इक्वेशन नंबर, ये जो लास्ट वाली आपने निकाली है ना, इससे आपने F1 को निकाला। F1 के लिए आपका क्या पास इक्वेशन ये आ रही थी। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास जो लास्ट में आपने रिजल्ट निकाला है ना, ये वाला, यहाँ से F1 की वैल्यू को आपने निकालें तो आपके पास ये वाली वैल्यू आती है। इस वैल्यू को उठाएं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 F1 में पुट करें, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ F1 की जगह पे आपने ये वाली वैल्यू पुट की, EA I1 डिवाइडेड बाय L, और आगे आपके पास है I1। इसकी वैल्यू को आप पुट करें, आपके पास सॉल्व करें तो आपके पास ये वाला रिलेशन आता है हाफ EA। अगर आप इलास्टिक मॉडुलस आपके पास गिवन है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास एरिया गिवन है, I1 गिवन है, तो आपके क्या कहते हैं L1 गिवन है, तो
टोटल लेंथ उस पर डिवाइड करें तो आप पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास लेक्चर था कि आप एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म मटेरियल में, जो आप मटेरियल को डिफॉर्म करते हो उसमें जो एनर्जी है उसको फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको अच्छी तरह लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।